शहजादा आलमज़ेब एक निहायत खूबसूरत और नेक दिल शहजादा था। बादशाह और मलका ने शुरू ही से उसकी तालीम व तरबियत पर ख़ास तवज्जो दी थी। उसी लिए जब वो बड़ा हुआ तो ज़हीन भी था और तलवारबाजी, नेज़ाबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी में कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। बादशाह को उम्मीद थी कि वो जब इसके बाद तख्त संभालेगा तो एक बेहतरीन हुक्मरान साबित होगा। एक रोज़ उसने शहजादा आलमज़ेब को तलब किया और बोला, शहजादे, हमारे बाद तुमने ही ये तख्त संभालना है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि तख्त संभालने से पहले तुम दुनिया को घूम फिर कर देख लो। इससे तुम्हें बहुत सी बातें पता चलेंगी और तजुर्बा भी हासिल होगा। ये तजुर्बा बाद में तुम्हारे बहुत काम आएगा। बस अब तुम अपने सफ़र की तैयारी शुरू कर दो। ये याद रखना कि तुम एक आम और गरीब आदमी की हैसियत से अपने सफ़र पर रवाना होगे। महल से निकलते हुए ना तो तुम्हारे पास रकम होगी और ना ही सवारी के लिए घोड़ा। अपने अखराजात के लिए तुम्हें मेहनत मजदूरी करना होगी। इससे तुम ये जान सकोगे कि हमारे मुल्क के गरीब लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं और इन्हें कैसी कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जब तुम वापस महल में आओ तो तुम्हारे पास एक अच्छी खासी रकम होना चाहिए। ये रकम तुम्हें अपनी मेहनत, ईमानदारी और जहानत से हासिल करना होगी। अगर तुम कामयाब हो गए तो हम समझेंगे कि हमारा शहजादा हमारे बाद वाकई इस मुल्क का बादशाह बनने के लायक है। शहजादा आलमज़ेब ने बादशाह से वादा किया कि वो इसके कहे पर अमल करेगा। फिर इसने सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। उसके जाने की खबर मलका को हुई तो वो परेशान हो गई। इसकी परेशानी भान पकड़ शहजादे ने मां को तसल्ली दी और कहा, अम्मी हुजूर, मुझे ये अच्छा मौका मिला है। मैं दुनिया में घूमूं फिरूंगा तो कुछ ना कुछ सीखूंगा ही। ये तजुर्बा बहुत ज़रूरी होता है और आइंदा ज़िंदगी में बहुत काम आता है। मलका दिल पर पत्थर रखकर खामोश हो गई। अगले रोज शहजादा आलमज़ेब सफर पर निकल खड़ा हुआ। इसके जिस्म पर ना तो शाही लिबास था और न ही इसके साथ उसका घोड़ा था। वो आम कपड़े पहनकर महल से निकला और एक तरफ रवाना हो गया। बादशाह के हुक्म के मुताबिक इसकी जेबों में एक फूटी कौड़ी तक न थी। वो सुबह के वक्त महल से निकला था और अब दोपहर हो गई थी। इसने काफी फासला तय कर ली था। बहुत सी बस्तियां पीछे रह गई थीं और अब इसके सामने चटील मैदान था। मौसम बहुत खुशगवार था। आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। अब उसे भूख लगने लगी थी। कुछ दूर आगे चला तो उसे एक जंगल नजर आया। जंगल में बहुत से फलों के दरख्त थे। इसने दरख्तों से फल तोड़े और इन्हें खाकर भूख मिटाई। वहां बैरों की जड़ियां भी थीं जिनमें सुर्ख सुर्ख मीठे बैर लगे थे। उसने इन बैरों को तोड़कर अपनी जेबों में भर लिया ताकि फिर भूख लगे तो नहीं खा सके। करीब ही एक दरिया बह रहा था। इसने दरिया से पानी पिया और दोबारा अपने सफर पर रवाना हो गया। इसका ख्याल था किसी आबादी में पहुंच जाए तो फिर सोचेगा कि उसे क्या करना चाहिए। वो अल्लाह का नाम लेकर आगे की जानिब चल पड़ा। उसे चलते हुए काफी देर हो गई थी मगर वो था कि बगैर रुके चला ही जा रहा था। थोड़ी देर बाद उसे किसी आबादी के आसार नजर आए। छोटे छोटे घर इसकी नजरों के सामने थे। वो खुश हो गया और अपनी रफ्तार मजीद तेज कर दी। ज्यादा देर ना गुजरी थी कि वो इस आबादी में पहुंच गया। वो एक गांव था। जैसे ही वो गांव में दाखिल हुआ एक आदमी उसकी तरफ आया और बोला, तुम अजनबी मालूम देते हो, क्या किसी काम की तलाश में हो? शहजादा आलमज़ेब ने कहा, आपने ठीक कहा, मैं कोई काम करना चाहता हूं ताकि मेरे पास कुछ रकम जमा हो जाए और मैं दोबारा अपने सफर पर रवाना हो सकूं। वो आदमी ये सुनकर खुश हो गया और उसे साथ लेकर अपने घर आया। घर में उसकी बीवी, एक बेटा और एक बेटी थे। वो सब शहजादा आलमज़ेब को देखकर बहुत खुश हुए। जंगल से रवाना होते हुए उसने जो बैर अपनी जेबों में भर लिए थे, वो बैर उसने इस आदमी के बच्चों को दे दिए। दोनों बच्चे खुश हो गए। थोड़ी देर में इस आदमी की बीवी ने खाना तैयार कर ली। जब वो लोग खाना खा चुके तो इस आदमी ने कहा, मेरा नाम बहराम है। मैंने चंद रोज पहले गांव में कुछ जमीन खरीदी है। मेरा इरादा है कि इस पर खेती बाड़ी शुरू करूं, मगर वो जमीन बहुत ऊंची नीची है। मैं उसको हमवार नहीं कर सकता। इस काम को तुम करोगे। जब जमीन हमवार हो जाएगी और उसमें बीज बो दिए जाएंगे तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। मैं तुम्हारी मेहनत के बदले इतनी रकम दूंगा कि तुम मजे से दुनिया की सैर कर सको। शहजादा आलमज़ेब ने इस काम को करने की हामी भर ली। अगले रोज़ बहराम के साथ इसकी जमीन पर पहुंच गया। जमीन वाकई बहुत ऊंची नीची थी। शहजादा आलमज़ेब ने कुदाल संभाली और काम शुरू कर दी। बहराम को कोई काम याद आ गया था इसलिए वो घर चला गया। अचानक शहजादा आलमज़ेब की कुदाल किसी धाती चीज से टकराई। इसने वहां की मिट्टी को हाथों से हटाया तो उसे पैतल की एक हंडिया नजर आई। इस पर एक ढक्कन ढका हुआ था। इसने ढक्कन को उठाकर अंदर जानका तो हंडिया में चमचमाती हुई सोने की अशरफियां नजर आईं।
وہ उन अशरफीव को देखकर बहुत हैरान हुआ और इस हंदिया को दोबारा मिट्टी से ढांप दिया। इसके बाद वो फिर अपने काम में मशगूल हो गया। दोपहर तक उसने सारी जमीन को हमवार कर दी था। इसने पूरी जमीन में थोड़े थोड़े फासले पर कम गहरी नालियां भी बना दी थी ताकि उनमें बैजों को बोया जा सके। ये बहुत मशक्कत का काम था मगर वो बड़ी जानफशानी से लगा रहा। इस कदर मेहनत का काम करने की वजह से शहजादा आलमगीर को थकन सी महसूस होने लगी थी। वो सताने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गया। बहराम को गए हुए बहुत देर हो गई थी। वो जब घर से वापस आया तो शहजादा आलमगीर अपना काम खत्म कर चुका था। इसके खेतों की जमीन बिल्कुल हमवार हो चुकी थी। इसने उसकी मेहनत और काम की बहुत तारीफ की। बहराम अपने साथ घर से खाना भी लाया था। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। शहजादा आलमगीर ने उसे अभी तक अशरफीव की हदिया के बारे में कुछ नहीं बताया था। दूसरे रोज जब बीज डालने की बारी आई तो शहजादा आलमगीर ने बहराम को वो हदिया दिखाई। बहराम बहुत खुश हुआ और बोला, तुम तो बहुत ईमानदार लड़के हो। तुम चाहते तो इस हदिया को चुपके से निकाल कर चले जाते। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। मैं इसमें मौजूद आधी अशरफियाँ तुम्हें भी दूंगा। शहजादा आलमगीर ने बहुत मना किया कि वो अशरफियाँ नहीं लेगा मगर बहराम ना माना। हदिया में 1000 अशरफियाँ थीं। बहराम ने 500 अशरफियाँ उसे दे दी। शहजादा आलमगीर सोचने लगा कि उन अशरफियों का क्या करे। इसके जहन में एक ख्याल आया। उसी गांव में फल के दरख्तों का एक बहुत बड़ा बाग था। इसका मालिक उसे फरोख्त करना चाहता था। शहजादा आलमगीर ने इन अशरफियों से वो बाग खरीद लिया। गांव में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मजदूरी की तलाश में रहते थे। उसने इनमें से कुछ लोगों को बाग की देखभाल करने के लिए मुलाजिम रख लिया। उनके जिम्मे बाग के दरख्तों को पानी और खाद देना और दरख्तों से फलों को तोड़कर जमा करना था। शहजादा आलमगीर को गांव में रहते हुए काफी रोज हो गए थे। इस दौरान वो अपने फलों के बाग की भी देखभाल करता था और बहराम के खेतों में भी काम करता था। बहराम के खेत भी हरे भरे हो गए थे। एक रोज उसने बहराम से कहा, अपना मुल्क देखने का सफर तो अधूरा ही रह गया है। अब मुझे चलना चाहिए। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मेरी गैर मौजूदगी में मेरे फलों के बाग की निगरानी करते रहें। बहराम ने इस काम की हामी भर ली। शहजादा आलमगीर दोबारा अपने सफर पर रवाना हो गया। इसके पास अब पैसों की कमी नहीं थी। बहराम ने चलते हुए उसे बहुत सारे सोने के सिक्के भी दिए थे जो खेतों में काम करने की मजदूरी थी। शहजादा आलमगीर ने एक बेहतरीन किस्म का घोड़ा भी खरीद लिया था जिसकी वजह से उसे बहुत आसानी हो गई थी। चूंकि इसके पास बहुत सी रकम थी इसलिए अब उसे कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। वो किसी भी गांव या शहर की सराय में क़याम करता। चंद रोज वहां ठहर कर आसपास का इलाका देखता। वहां के लोगों से मिलता, उनके मसाइल का मुशाहिदा करता और फिर आगे चल पड़ता। इस सफर में उसे बहुत मजा आया था। उसे इस बात से अच्छी तरह वाकिफियत हो गई थी कि गरीब लोगों को कैसी कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसने फैसला कर ली कि महल जाकर बादशाह से कहकर अन सबकी मुश्किलात का खात्मा करवाएगा। उसे महल से निकले हुए काफी अरसा हो गया था। इसको अब बादशाह और मलका की याद सताने लगी थी। इस अरसे में उसने तकरीबन पूरा मुल्क घूम लिया था। अब उसने वापसी का इरादा किया। सबसे पहले वो बहराम के गांव पहुंचा। उसे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि उसका वो बाग जो उसने बहराम की दी हुई अशरफीव के एवज खरीदा था मुख्तलिफ किस्म के फलों से लदा हुआ है। बाग के निगरानों ने बड़ी मेहनत से काम किया था। बहराम ने उसे बताया कि इसके बाग के फल बहुत अच्छी कीमत पर फरोख्त हो जाते हैं। उसने एक अशरफीव से भरी हुई थैली शहजादा आलमगीर के हवाले की और बोला, बाग के सारे अखराजात निकाल कर ये अशरफियाँ बची हैं, इन्हें संभाल कर अपने पास रखो। शहजादा आलमगीर ने अशरफीव की थैली लेकर उसका शुक्रिया अदा किया और बोला, मेरी मुश्किल हल हो गई है। अब तक हुजूर ने यही हुक्म दिया था कि मैं वापस आऊं तो मेरे पास अच्छी खासी रकम भी होना चाहिए। फिर इसने बहराम को अपनी पूरी कहानी सुना दी। बहराम को जब पता चला कि वो इस मुल्क का शहजादा है तो वो परेशान हो गया और बोला, शहजादे साहब मुआफ फरमाइएगा, मुझे नहीं पता था कि आप शहजादे हैं। ये बात अगर मुझे मालूम होती तो मैं कभी आपसे अपने खेतों में काम ना करवाता। मुझे मुआफ कर दीजिए। शहजादा आलमगीर ने कहा, मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। मैं शहजादा जरूर था मगर एक गरीब शहजादा था। मैं महल से निकला था तो मेरे पास एक कौड़ी तक ना थी। आपने तो मुझ पर एहसान किया था। आप ही की वजह से तो मैं इस काबिल हुआ हूं कि अपने अब्बाजान की नजरों में सुर्खरू हो सकूं। इसकी बात सुनकर बहराम को कुछ इत्मीनान हुआ। शहजादा आलमगीर ने फिर कहा, अब मेरे इस बाग के मालिक आप हैं। इसमें काम करने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। बहराम ने उससे इस बात का वादा कर ली। अगले रोज शहजादा आलमगीर अपने महल में आ गया। बादशाह और मलका उसे देखकर बहुत खुश हुए।
اس نے اپنے ساتھ لائی ہوئی اشرفیاں اور سونے کے سکے بادشاہ کو دکھائے اور بولا، ابتا حضور، آپ کے حکم کے مطابق میں نے ایک غریب آدمی کے بھیس میں پورا ملک دیکھ لیا ہے۔ محل میں بیٹھ کر جو باتیں مجھے پتہ نہیں تھیں، میں اب ان سے واقف ہو گیا ہوں۔ ہمارے ملک کے بہت سارے لوگ بہت تکلیف میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ سرکاری اہلکار اپنے کاموں کو ایمانداری اور محنت سے انجام نہیں دیتے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد انتہائی غریب ہے کیونکہ ان کے پاس روزگار کے مواقع نہیں ہیں۔ میں نے جگہ جگہ ایسے بچوں کو دیکھا جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے مکتبوں کا رخ نہیں کرتے۔ یہ بچے سارا دن گلی محلوں میں کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں اور تعلیم سے دوری کی وجہ سے بڑے ہو کر اپنے ملک کے لیے قابل قدر کام انجام دینے کے قابل نہیں ہوتے۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کسی ہنر سے واقف نہیں ہے۔ بڑے ہو کر وہ صرف محنت مزدوری ہی کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں زیادہ پیسے نہیں ملتے اور وہ ہمیشہ غریب کے غریب ہی رہتے ہیں۔ اگر یہ لوگ کوئی ہنر سیکھ لیں تو یہ بات ان کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی۔ مجھے یہ دیکھ کر بھی بہت افسوس ہوا کہ پانی کے کنویں بہت کم اور آبادیوں سے بہت دور ہیں۔ بے چاری عورتوں کو ایک طویل فاصلہ طے کر کے پانی لانا پڑتا ہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے تھے جو اپنے بار برداری کے جانور پر بھی بہت ظلم کرتے ہیں۔ وہ نہ تو انہیں اچھا کھانا دیتے ہیں اور نہ ہی ان کی ٹھیک طرح سے دیکھ بھال کرتے ہیں۔ بادشاہ شہزادہ عالمگیر کی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوا اور بولا، شہزادے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے تم نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، مگر ان باتوں سے ہماری بھی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ ہم کل ہی یہ حکم جاری کریں گے کہ ملک میں بہت سے مکتب اور مدرسے کھولے جائیں تاکہ کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہ سکے۔ ہر گاؤں اور دیہات میں جگہ جگہ کنویں کھودے جائیں تاکہ وہاں کے رہنے والوں کو آسانی سے پانی دستیاب ہو۔ ہم یہ حکم بھی دیں گے کہ پورے ملک میں بہت سے ایسے تربیتی مراکز بنائے جائیں جن میں ہنر سکھانے والے نوجوانوں کو مختلف ہنر سکھائیں۔ ہمارے ملک کے لوگ ہنر مند ہوں گے تو انہیں ان کے کام کے پیسے بھی زیادہ ملیں گے اور ان کے کام کی وجہ سے دنیا میں ہمارے ملک کا نام بھی روشن ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم یہ حکم بھی جاری کریں گے کہ اگر کسی شخص نے اپنے جانور کے ساتھ ٹھیک سلوک نہیں کیا تو اسے سخت سزا ملے گی۔ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں، کسی کو ان سے برا سلوک کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ چند ہی روز میں بادشاہ کے احکامات کی تعمیل کر دی گئی۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اس کے ملک کے لوگوں کے حالات ان اقدامات کی وجہ سے بہت بہتر ہو گئے۔ بادشاہ، ملکہ اور شہزادہ عالمگیر یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے کیونکہ ان کے ملک کے لوگ اب ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ختم شد۔